हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रांश एकेडमी से जीएस फैकल्टी सूरज मिश्रा स्टडी अड्डा 1995 पर एक मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कोई फैक्ट्स नहीं समझाने आ रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, पुर्तगाल पढ़ाने चल रहा हूँ, ब्रिटिश पढ़ाने चल रहा हूँ। नहीं, मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग बताने चल रहा हूँ कि एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री है क्या। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ डाल रहे हो, बहुत सारे टीचर्स कोचिंग्स बहुत जगह जा रहे हो आप, लेकिन जब तक आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी आप फैक्ट्स रट के नहीं क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि फैक्ट्स बहुत बेवफा होते हैं। देखिए, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्रियों में मॉडर्न है, वो मीन्स कुछ तो नया है इन हिस्ट्रियों में जो आपको प्राचीन में नहीं मिलेगा, मेडुअल में नहीं मिलेगा, कुछ तो मॉडर्न हिस्ट्री में नया है। अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, तो आपको बचपन से ये बताया जाता है कि ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए, फिर आपको लगेगा कि सारे चैप्टर्स पैरेलल चलते हैं। जैसे अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच बीच में दिखाऊंगा कि यहीं से ज्योग्राफी भी निकल रही है और यहीं से इकोनॉमिक्स भी जा रहा है। कहीं कहीं पे आपको साइंस भी दिखेगा कि नहीं नहीं, ये तो साइंस भी स्टार्ट हुआ है। ठीक उसी तरह से अब मैं बताता हूँ कि इसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहते हैं। ऐसे जनरली ऑफलाइन क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट है, तो कोई बोलता है 1600 से स्टार्ट है, कोई बोलता है सर औरंगजेब के मरने के बाद से स्टार्ट है, तो कोई बोलता है सर पुर्तगालियों के आगमन से स्टार्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1600 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है तो क्या 1599 में जब रात को लोग सोए और अचानक से उठते हैं तो पूरी दुनिया मॉडर्न हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री है क्या। थोड़ा सा रफ फिगर में बनाऊंगा, वर्ड मैप बनाऊंगा, आप बस आपको समझाने के लिए, कोई मैप नहीं है, बस एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आप सारे कॉन्टिनेंट से बाकायदे परिचित होंगे, आप सारे कॉन्टिनेंट से बाकायदे परिचित होंगे। ओके, तो नीचे का जरूरी है मेरे लिए। आप इन सारे कॉन्टिनेंट से अच्छे से परिचित हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो एक बहुत पुराने समय की बात है, आप अच्छे से जानते होंगे ये एक प्लेस है जिसको कभी रोम के नाम से जाना जाता था, और ये इतना विशाल और इतना खूबसूरत और इतना विकसित राज्य था कि आज भी कहानियों में रोम की कहीं ना कहीं चर्चाएं आप जरूर सुनते होंगे। तो ये रोम दो पार्ट में डिवाइड था। बेसिकली ये पूर्वी रोम था और ये पश्चिमी रोम था। पूर्वी रोम की एक राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, जो कि कुछ यहाँ पर पड़ा करती थी। ये वही कुस्तुनतुनिया है जिसको आज की डेट में आप इस्तांबुल नाम से जानते हैं। तो यूरोप को, एशिया के लिए, यूरोप को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए जो रास्ता जाता था, जो मार्ग जाता था, वो कुछ इस तरह से जाता था, कुस्तुनतुनिया होते हुए जाता था। आप जब पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इंडिया में हो चुकी, तो इंडिया में आपको ऐसा लगता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम बहुत चलता है, हिंदू कट्टर होते हैं, मुस्लिम कट्टर होते हैं, ये आपस में बहुत टकराते हैं। नहीं, अगर आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा कट्टरता किसी ने दिखाई है तो वो ईसाई धर्म है, और उसका सबसे ज़्यादा अपोज किसी ने किया है तो वो मुस्लिम धर्म है। तो यहाँ पर जब रोम सभ्यता खूब फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी, तो वहीं पर मुस्लिम सभ्यता का भी अचानक से एक डेवलपिंग स्टार्ट होता है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है जो पूरे हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट डेट में से एक है, वो है 1453, जिस डेट में कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है। और जब कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है तो मुस्लिम इधर ईसाई लोगों को, इधर पश्चिमी सभ्यता के लोगों को आने से साफ मना कर देता है।
अच्छा, अगर एक क्लास हो, क्लास में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, दूसरा मूर्ख व्यक्ति हो, तो वहाँ पे कभी भी तर्क नहीं होते हैं। तर्क वहीं पर होते हैं जहाँ पर बुद्धिमान लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब यहाँ के जितने रोम के लोग हैं सब शरण ले लेंगे इस प्लेस पर, मुस्लिमों से बचने के लिए, मुस्लिमों से दूर जाने के लिए। इस प्लेस पर जब शरण ले लेंगे तो यहाँ पर अब आपस में सभी लोगों के बीच तर्क स्टार्ट हो जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप ज्योग्राफी में देखते हो कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो, प्रदेश ठंडे हो जाते हैं, ठंडी ज़्यादा हो जाती हैं, ठंडी के मंथ में नदियाँ जमने लगती हैं, और कुछ ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से यहाँ पर फसलें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, जिससे लोग फिश पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो जब यहाँ पर ठंडी आ जाती है तो नदियाँ जम जाती हैं, मछलियाँ नदियों के नीचे चली जाती हैं, तो लोगों के पास खाने के लिए कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि जो व्यापार था पूर्वी कंट्री से उसको बीच में मुस्लिम लोग रोक करके बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन होती है, बहुत अच्छी लाइन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये परेशान हो जाते हैं और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए रास्ते की खोज करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ के आप देखोगे पुर्तगाल के जो राजा लोग हैं, हमारे देश की तरह वो महाराजा महाधिराज का उपाधि नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने ऊपर उपाधि लेंगे नेविगेटर का, नाविक की उपाधि लेंगे। और यहाँ पर अपने यहाँ के युवकों को बहुत प्रोत्साहित करेंगे कि आप जाइए, रास्ता खोजिए, और कहीं ना कहीं से पूर्वी देशों के लिए रास्ता निकालिए, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आपने बचपन में एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, आर्किमिडीज का। आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा, तो कभी आपके मन में ये विचार आया कि आर्किमिडीज क्यों पानी में डूबने वाली चीज़ पर ही रिसर्च कर रहा था? कभी आपने सोचा? आर्किमिडीज पानी पे डूबने वाली चीज़ पे इसलिए रिसर्च कर रहा था कि जितनी बार उसके राजा प्रोत्साहित करते थे लोगों को कि जाओ पूर्वी देशों के रास्ते खोज के आओ, वो नाव निकलते तो थे लेकिन वापस आते नहीं थे। तो वहाँ पर साइंस बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा था, लोग कोशिश कर रहे थे कोई तो तरीका होगा हमें पूर्वी देशों तक जाने के लिए, हमारे यहाँ भुखमरी से बचाने के लिए व्यापार करने का कोई तो रास्ता होगा। तो आप देखोगे वहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत का आविष्कार होगा, आप देखोगे वहाँ पर दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार होगा, आप देखोगे यूरोप में दूरबीन का आविष्कार होगा। मीन्स पहली बार पूरे विश्व के इतिहास में धर्म से बदल कर लोग साइंस की तरफ आते हैं। मीन्स अब यहाँ पर कुछ आधुनिक हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। हम जब भी गाड़ियाँ खरीदते हैं तो यही कहते हैं बहुत मॉडर्न है, कपड़े खरीदते हैं लोगों से मिलते हैं, जब हम कुछ नया देखते हैं तो हम बोलते हैं बहुत मॉडर्न है। बस वही मॉडर्न हिस्ट्री का थिंक यहाँ पर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आविष्कार होना स्टार्ट होता है और आप देखोगे कि यहाँ से काफ़ी लोग निकलेंगे, जैसे कोलंबस निकलेगा, वास्को डिगामा निकलेंगे, तस्मान निकलेंगे, मिस्टर कुक निकलेंगे, और ये सब निकलेंगे और कोशिश इनकी रहेगी कि कहीं ना कहीं हम भारत तक पहुँचे, कहीं ना कहीं हम चाइना तक पहुँचे, कहीं ना कहीं हम इंडोनेशिया तक पहुँचे। अब यहाँ से जो सबसे पहला व्यक्ति निकलता है उसका नाम कोलंबस। कोलंबस निकलेगा और भारत की खोज करने के लिए, इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन पहुँच जाता है अमेरिका लगभग 1500 ईस्वी के आसपास। नाम कोलंबस। तो आज भी वो जिस प्लेस पर पहुँचा है उस प्लेस का नाम आज भी कोलंबिया है। तो जब कोलंबस अमेरिका पहुंचता है तो पूछता है कि क्या ये इंडिया है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये तो कोई इंडिया नहीं। तो कोलंबस को पहली बार पता चलता कि इस पृथ्वी पर कोई एक नई दुनिया भी है। आप लोग देखिएगा 2017 के एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है किस कॉन्टिनेंट को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ और नहीं नॉर्थ अमेरिका है। सोचिए जरा, आज से 500 साल पहले कोई नॉर्थ अमेरिका को नहीं जानता था। पहली बार दुनिया को पता चला कि अमेरिका भी कहीं पर है। तो कोलंबस जब वापस आता है तो लोगों को बताता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। अब यहाँ से कोलंबस भी सेम टाइम पर निकलता है, लेकिन कोलंबस वास्को डिगामा भी सेम टाइम पे निकलता है, लेकिन कोलंबस से 2 साल पहले पहुंचेगा
और कैप ऑफ गुड होते हुए इंडिया पहुंचेगा 1498 में। ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग आप में पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री है क्या। ये सब तो आपको भर भर के पढ़ाए जाएंगे, एक एक फैक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुँचता है और लोगों को खुशी होती है कि हाँ रास्ते का पता चल चुका है। फिर यहीं से इसी यूरोप से मिस्टर कुक निकलेंगे और ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दिखाएंगे। एक नए कॉन्टिनेंट की खोज हो चुकी, ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया। फिर तस्मान निकलेंगे, तस्मान में आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको संदेह भी मिलेगा। तस्मान ब्राज़ील को भी जानते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं, और तस्मान न्यूजीलैंड पर भी सबसे पहले पहुँचते हैं। मीन्स अब आप देखिए कि उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से कितनी ज़्यादा भौगोलिक खोजें हो रही हैं। जहाँ लोगों को इंडिया नहीं मिल रहा था, वहाँ पे इन लोगों को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिला। अच्छा, इसको देखते समय आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए था, अफ्रीका क्यों नहीं? अभी तक तो कोई अफ्रीका पहुँचा नहीं। तो फिर से आप ध्यान से देखिएगा, आपको 20 बार एग्जाम में मिलेगा कि वह कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, मीन्स अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और सच में आश्चर्य की बात है कि ये यहाँ से निकलते हैं नॉर्थ अमेरिका खोज लेते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं साउथ अमेरिका खोज लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं एशिया की रास्ता खोज लेते हैं, और यहाँ से निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन इनको अफ्रीका नहीं दिखाई देता है। यही रीज़न है कि अफ्रीका को ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। 20 बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अब और रीज़न क्या था अफ्रीका को ना देख पाने का? ये जो प्लेस है, आप अभी आगे पढ़ेंगे सुएज कैनाल वगैरह, तो सुएज कैनाल से इधर तक के जितने प्लेस हैं, यहाँ पर कोहरा बहुत होता है। साइंस है, हिस्ट्री के साथ साथ चल रहा है, लेकिन आपको अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ पर कोहरा बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से ये निकलते तो इधर से थे, लेकिन कभी इधर पहुँच नहीं पाते थे। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि अफ्रीका और इंडिया में बहुत अंतर है। अफ्रीका में लोग उतने डेवलप नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर में उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, वहाँ के राजा महाराजा कुछ उतने रिच नहीं हुआ करते थे, मीन्स अफ्रीका काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो वहाँ से वो सिर्फ गुलाम ला सकते थे, बाकी सामान नहीं थे, इनको व्यापार करना था, इनको अपना पेट भरना था। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कभी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वास्को डी गामा भारत आता है तो सबसे पहले उसके पास मसाले का डिमांड क्यों होता है? क्या रीज़न था कि आते उसने मसाला मांगा? सोना चांदी मांग सकता था या आलू मांग सकता था, आप लोग का फेवरेट होगा आलू, ठीक है। सोयाबीन मांग सकता था, मूंगफली मांग सकता था? नहीं। पहली बात तो ये सारी चीज़ें उस टाइम भारत में पैदा ही नहीं होती थी। और दूसरी चीज़, वास्को डी गामा का मसाला ले जाने का सिंपल सा फैक्ट ये था कि आप अपने घरों में देखिए, आप गर्मी में कच्चा आम खाते हैं और ठंडी में भी कच्चा आम खाना चाहते हैं, तो आप उसी कच्चे आम को काट काट कर मसालों में लपेट करके एक जार में बंद कर देते हैं। जब ठंडी आता है तो आप आराम से कच्चे आम का स्वाद लेते हैं। ठीक यही काम यूरोप में भी होगा। गर्मियों में मछलियों को काट काट के मसालों में लगा लगा के बॉक्स में भर भर के उसको रख दिया जाएगा। अब जब ठंडी का महीना आएगा तो ये खा सकते हैं, अपने पेट को भर सकते हैं। ये बात आकर आपको समझ में आ रही होगी। तो आप आगे देखिएगा कि और लोग क्यों व्यापार करने आए। चलिए मानते हैं यूरोप से पुर्तगाल आ गया, तो ब्रिटिश क्यों आया, डच क्यों आया, डेनिश क्यों आए, फ्रांस क्यों आया? तो जब यहाँ से वास्को डी गामा वापस जाता है तो अपने पूरे जल यात्रा को काटने के बाद उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। एक बात बताइए, अगर आपके पड़ोस का कोई लड़का दुबई चला जाए और कुछ ही दिन में वापस आने के बाद करोड़पति बन जाए, तो ऐसा आपको लगता है कि नहीं कि गांव का हर बच्चा यही बोलेगा कि मुझे दुबई जाना है? अगर वो वापस आ रहा, 4 व्हीलर खरीद रहा, घर बनवा रहा, तो हर किसी के मन में यही होगा कि मुझे दुबई जाना है। आखिर ऐसा क्या था दुबई में कि वापस आते ही लोग इतने पैसे वाले हो गए? तो ठीक वही बात है कि वास्को डी गामा जब वापस जाता है तो यूरोप में कुछ दिनों के लिए पुर्तगाल इकोनॉमिक्स कैपिटल बन जाता है। वहाँ के लोग अमीर हो जाते हैं,
पूरा यूरोप जुट जाता है मसाला खरीदने के लिए। तो इसको देखते हुए और यूरोप की जो कंट्रियाँ थी, ब्रिटेन था, फ्रांस थे, वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, डच थे कि हमें यूरोप में व्यापार करना है, कि हमें यूरोप में व्यापार करना है। एक ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहते हैं। अब इसके बाद मुझे पुर्तगाल पढ़ाना है, ब्रिटिश पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा तो मैं 5 मिनट आपका और समय लूँगा मैं ये बताने के लिए कि प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चंस बन कैसे रहे, प्रेजेंट टाइम पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस चल कैसे रहे हैं। जैसे अगर मुझे आपको खुश करना हो तो मैं बस सिंपल सा फैक्ट स्टार्ट करूँगा। पहले मैं जो मार्केट में मॉडल पेपर घूम रहे हैं उनको पढ़ लूँगा, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, फिर मैं ये बोल सकता हूँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बच्चा घर जाएगा, फिर से उन्हीं मॉडल पेपर को सॉल्व करेगा, उसको लगेगा अरे वाह टीचर ने जो पढ़ाया सब तो एग्ज़ाम में पूछे जाता है, सब क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक बिलीव होता है। यही आज के डेट में कोचिंगों में स्टार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मानता हूँ मैं कि 100 में वो 20 क्वेश्चंस अगर रिपीटेड दे दिए तो क्या बताइए, क्या 100 में 20 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? हमें कुछ नया तो सोचना पड़ेगा, हमें वो सोचना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर हम एग्जामिनर के साथ साथ चलें, एग्जामिनर से तेज़ माइंड लगाएं कि अगर इस बार उसने इस क्वेश्चन को पूछा तो नेक्स्ट टाइम उसने कौन सा क्वेश्चन उसको पूछना है, तो शायद हम कुछ कवर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपने 90% स्टूडेंट को देखा होगा कि जब वो एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो एग्ज़ाम को फोल्ड करके फेंक देते हैं, अरे एग्ज़ाम हो गया, मस्त हो गया। नहीं, उसमें से 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो एग्ज़ाम पेपर को खोलते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्यों यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, कोई दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया। वो हर बार ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं, अगर इस बार इसने इस क्वेश्चन को पूछा तो नेक्स्ट बार कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ नहीं, बस 5 मिनट मैं लूँगा आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते कहाँ से, बस वही दिखाऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ 6वें मिनट में आप खुद बोलोगे सर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोल हैं, कुछ स्तंभ हैं, उन्हीं स्तंभों से हमेशा कंबाइन करा करके, उन्हीं स्तंभों को हमेशा को रिलेट करा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यूरोपियों के आने का क्रम या यूरोपियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पुर्तगाल हुआ, डच हुआ, डेनिश हुआ, ब्रिटिश हुए, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चंस, इनके आने के टाइम पर भारत में दिल्ली का शासक कौन था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चंस, जब दिल्ली का शासक कोई था, कोई भी था, तो उस टाइम पे जो उनके छोटे छोटे क्षेत्र थे, मैसूर था, मराठा था, बंगाल था, तो उस समय वहाँ का नवाब कौन था। दूसरी चीज, कौन कौन सी क्रांतियां हुई। कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, क्या सामाजिक सुधार हुआ, कौन कौन से
प्रतिपादित किया गया, किसने पत्र को प्रतिपादित किया, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस अधिवेशन से। तो क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चंस ये ओल्ड हो चुके हैं। क्वेश्चंस वो ऐसे पूछेगा कि जब वह कांग्रेस अधिवेशन जिसमें राष्ट्रगान गाया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मीन्स कांग्रेस अधिवेशन की वो बात करेगा, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, यूरोपियों की गवर्नर जनरल को पूछ रहा है। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, पूछ रहा है वो क्रांति को, और क्वेश्चन है क्रांति को, और पूछ रहा है वो दिल्ली के शासक को। फिर वो पूछेगा कि जब मैसूर में हैदर अली स्ट्रांग था, हैदर अली बहुत पावरफुल हो चुका था, तो उस समय मराठा का कौन शासक था, उसके समयकालीन मराठा में कौन शासक था, उसके समयकालीन दिल्ली में कौन सा शासक था, उस समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय क्या कोई भारत में सामाजिक सुधार हुआ था, धर्म के बीच में क्या कोई सुधार हुआ था, उस टाइम में कौन से समाचार पत्र निकाले गए। कुछ इस तरह से इन्हीं को कोरिलेट कर करके क्वेश्चंस पूछता है। अगर कोई पूछे कि लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का विभाजन मीन्स हिंदू मुस्लिम को अलग करना, जानबूझ करके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को बांटना। इस तरह से वो क्वेश्चंस को बार बार बदलता है, और आपको ये चैप्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं। आप जब इन चैप्टरों को पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि मेरा चैप्टर तैयार हो गया, लेकिन जब तक आपको ये सारे पोल्स एक साथ तैयार नहीं होंगे, सारे पोल्स तैयार करने के बाद इनको को रिलेट करा के जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे, आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि अगला वो क्या पूछ सकता है या वो ऐसे क्वेश्चंस को क्यों पूछ रहा है। यहीं तक समझाना ही आज का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू।